हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब ठीक है ना। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका जो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का जो अगला सब्जेक्ट है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ पावर सिस्टम को शुरू कर चुके हैं, उसमें भी हमने आपको यूनिट 1 कंप्लीट करवा दिया है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कर ही रहे हैं यूनिट 1। उसके बाद में सोचा आपको एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी शुरू करवा देता। उसके बाद हम लोग स्विच गियर एंड प्रोडक्शन भी शुरू करेंगे बहुत जल्द। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि इसमें देखिए सिलेबस जो है ना, ये चारों सब्जेक्ट में आपका सिलेबस बहुत लॉन्ग दिया हुआ है। तो हम लोग एनालॉग का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें टोटल जो ना टोटल 13 यूनिट है, टोटल 13 यूनिट पढ़ना है ना। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन हम लोग पढ़ने में मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें दो नाम छिपा हुआ, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दो भागों में सिलेबस को बांट दिया। जिस तरीके से आपने सेकंड सेमेस्टर में देखा था ना ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर में, तो ट्रांसफार्मर का आधा था, अल्टरनेटर का आधा था। उसी तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 से लेकर 6 यूनिट तक है और आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 7 से लेकर 13 तक है, ठीक है। 7 से लेकर 13 यूनिट तक। तो हम लोग आज की वीडियो में ही शुरू कर देते, ठीक है। हम लोग आज ही के वीडियो में शुरू कर देते हैं, जिसमें से यूनिट 1 को हम लोग आज की वीडियो में शुरू कर रहे हैं। तो यूनिट 1 को भी 3 भागों में बांटा गया है सिलेबस में। आप लोग देखिए यूनिट 1 को फिर 3 भागों में बांटा गया है। पैसिव कंपोनेंट क्या होता है, हाँ अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, हाँ अभी तक आपके पास अगर सिलेबस नहीं पहुंचा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। PSM जोन नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आपको सिलेबस पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो यूनिट 1 बात कर लेते हैं। यूनिट 1 को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका पैसिव कंपोनेंट, जिसमें से आपको केवल पढ़ना है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में। क्या पढ़ना है इसके बारे में आपको थोड़ा सा उसका जानकारी ले लेना है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, सिंबल देख लेना है आपका रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर का। यूनिट क्या होता है सबके लिए अलग अलग है, फॉर्मूला भी उसी में हो जाएगा। टाइप्स, क्लासिफिकेशन अगर कुछ है तो वो सब देख लेना, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन, कहां इसका यूजेस होता है, ये सब थोड़ा देख लेना। उसके बाद जो अगला डिवाइड किया गया है यूनिट 1 को सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर में इसका इंट्रोडक्शन देख लेना है, सेमीकंडक्टर का क्या होता है, जो बेसिक हमने पढ़ा था वही कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना है। और इसका कोवेलेंट बोर्ड डायग्राम, जैसे आपने क्लास 12 में देखा था ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम का डायग्राम होता है, वही वाला यहाँ पर भी पढ़ना है। गैलियम आर्सेनाइड का भी अगर आपका मन है तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी देख लेना है। और जो तीसरा भाग है वो आपका डोपिंग सेमीकंडक्टर। जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसमें अगर इंप्योरिटी मिला देते हैं, उसी प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग सेमीकंडक्टर, उसको थोड़ा देख लेना। उसमें 2 तरीके का हम लोग इंप्योरिटी मिलाते हैं। अपने क्लास 12 में अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा, 2 तरीके के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम बना सकते हैं। और कांसेप्ट ऑफ मेजॉरिटी, माइनॉरिटी कैरियर, ये सभी आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर, होल्स भी होते हैं मेजॉरिटी कैरियर, अलग अलग टाइप में। उसके बाद हमको यूनिट 1 में थोड़ा सा एक झलक देख लेना है, डायोड क्या होता है, उसका कैसे फॉर्मेशन होता है और उसका डिप्लेशन रीजन किस तरीके से हम लोग घटा बढ़ा करके अलग अलग डायोड बना सकते हैं। उसी के अंदर में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे जीनियर डायोड क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर हम लोग आगे चलेंगे ट्रांजिस्टर में, ठीक है दोस्तों। तो ये सब यूनिट 1 में है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं हट जाता हूं, आप लोग ले सकते हैं। ये जो यूनिट 1 है इसको मैं 3 वीडियो में डिवाइड करूंगा। एक वीडियो में मैं पैसिव कंपोनेंट को खत्म कर दूंगा, जो आज का वीडियो है सेमीकंडक्टर, ये दूसरा वीडियो में खत्म करूंगा यहाँ तक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तक, और तीसरा वीडियो में डोपिंग सेमीकंडक्टर पूरा खत्म कर दूंगा। तो ये यूनिट 1 है, इसको मैं 3 वीडियो में पूरा खत्म कर दूंगा, तीनों का तीनों। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि मैं आपको काफी अच्छे तरीके से आपको डिटेल कर सकूं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, हम आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं? पैसिव कंपोनेंट ये आपने पढ़ चुका है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन पैसिव कंपोनेंट नाम से नहीं पढ़ा होगा। आपने केवल पढ़ा था रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर क्या होता है 12 में फिजिक्स में, लेकिन पैसिव कंपोनेंट ये नहीं पढ़ा था। तो जान लेते पैसिव कंपोनेंट क्या होता है। एक होता है एक्टिव कंपोनेंट, एक होता है पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते पैसिव कंपोनेंट क्या होता है। समझिए पैसिव कंपोनेंट क्या होता है। पैसिव कंपोनेंट वे कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में वे कंपोनेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल रजिस्टर, जैसे उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है ना, जिस कारण से एनर्जी का लॉसेस होता है। इंडक्टर यदि लेते हैं तो इंडक्टर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो स्टोर करके रखता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। आगे मैं बताऊंगा किस फॉर्म में स्टोर करता है। फिर कैपेसिटर भी वही काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जमा करके रखता है अपने अंदर में, है ना। तो पैसिव कंपोनेंट्स नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पैसिव कंपोनेंट्स आर डेट कंपोनेंट्स, आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, कलम कॉपी लेकर के बैठिए। पैसिव कंपोनेंट्स आर डेट कंपोनेंट
that does not change या फिर पैसिव कंपोनेंट आर दैट कंपोनेंट्स which does not change property of electrical signal, property of electrical signal, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रॉपर्टी को कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल माने इलेक्ट्रिसिटी दिए वो उसके प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है। ठीक है, और पैसिव कंपोनेंट इसके अंदर में और क्या लिख सकते हैं हम लोग, पैसिव कंपोनेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। पैसिव कंपोनेंट कैन कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ये कंज्यूम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं। इट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट भी कर सकता है। जैसे हम लोग कैपेसिटर देखे है ना, कैपेसिटर देखे तो कैपेसिटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और क्या करता है, और कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। कैसे कंपोनेंट क्या हो गए, वे कंपोनेंट्स हो गए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रॉपर्टी को तो चेंज नहीं करते, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता भी है। जैसे रजिस्टर इसके अंदर में हो जाएगा, इट कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिकल क्या हो गया, ये हो गया आपका पैसिव कंपोनेंट का डिफिनेशन, थोड़ा सा लिख दिए। ठीक है, और एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छा है। देखिए, जैसे हम लोग पैसिव कंपोनेंट में इंडक्टर हो जाता है, तो इंडक्टर या फिर कोई भी पैसिव कंपोनेंट आप ले लीजिए, रजिस्टर हो गया चाहे इंडक्टर हो गया, आप उसमें किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, है ना। यानी ये क्या होता है, बायलेटरल होते हैं। क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स आर पैसिव, ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को आपको लिख कर दे रहा हूं। पैसिव कंपोनेंट्स आर बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब मींस इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इन आइदर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में ये फ्लो कर सकता है, कोई भी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आप बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर देगा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को, ऐसा नहीं है कि आप इसको इस डायरेक्शन में ही, जैसे हमारे पास इंडक्टर है ना, ये मेरा पास इंडक्टर, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम इंडक्टर में इधर से ही करंट देंगे तभी माने करंट फ्लो करेगा। आप इधर से भी करंट दीजिएगा ना तो इधर से करंट निकल जाएगा, है ना। तो ये इसका गुण होता है कि ये बायलेटरल होते हैं, यानी ये दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर सकते हैं, माने फ्लो करवा सकता है। और साथ ही साथ पैसिव कंपोनेंट्स जो मोस्टली हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली तीन तरीके के पैसिव कंपोनेंट का यूज करते हैं। देयर आर बेसिकली थ्री पैसिव components there are basically three passive components are used which are used in electrical or electronics, electrical और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल के फील्ड में हम तीन तरीके के तीन पैसिव कंपोनेंट्स का ही अधिकतर यूज करते हैं। पहला है आपका, यहां पर 1 दे दिए तो यहां पर लिख देता है 1 लिख देते हैं। पहला है आपका रजिस्टर, सेकंड है आपका इंडक्टर, थर्ड है आपका कैपेसिटर। तो पहला हो जाएगा आपका रजिस्टर, दूसरा हो गया इंडक्टर और तीसरा हो गया आपका कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, तो एक झलक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो एकदम क्वालिटी को क्लियर करके, फिर हम लोग बारी बारी से देखते हैं। रजिस्टर का गुण को देखेंगे, इंडक्टर का गुण को देखेंगे और कैपेसिटर, और वो भी जो भी रिलेटेड फॉर्मुलाज है सारा कुछ हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं पहला जो हमारा है पैसिव कंपोनेंट, वो है आपका रजिस्टर। रजिस्टर आपने बचपन में जो पढ़ा है वही है, सेम टू सेम।
ठीक है, बचपन में जो पढ़ा है सेम टू सेम वही है। रजिस्टर क्या होता है, केवल यहाँ पर एक लाइन आपका मन है तो जोड़ दीजिए कि रजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट होता है, बस इतना ही जोड़ दीजिए, बाकी जो बचपन में पढ़ा था सेम टू सेम लिख दीजिए। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि रजिस्टर एक ऐसा पैसिव कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर नहीं करता है, क्या करता है, कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल कोई जैसे बल्ब ले लिए, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको दे रहे, बिजली का बल्ब, वो क्या कर रहा है, वो कुछ स्टोर वगैरह नहीं कर रहा है, हाँ वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। अभी हमने देखा ना पैसिव कंपोनेंट का काम क्या है, एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना, देखा ना। तो इसी तरह से जैसे बल्ब है, तो बल्ब क्या है, बल्ब के अंदर में मान लेते बल्ब एक रजिस्टर है, रजिस्टर क्या होता है आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, माने इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर फ्लो होने देता है ना। और रजिस्टर क्या करता है, जो अपने से होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो होने से रोकता भी है ना, क्योंकि देखिए किसी भी चीज से होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होगा ही, है ना। तो वो क्या करता है, रजिस्टर का गुण है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर जो फ्लो हो रहा है उसको बहुत कम करने का प्रयास करता है ना, यानी अवरोध उत्पन्न करता है। यानी रजिस्टर का ही दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था हिंदी में, प्रतिरोध, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इज ए पैसिव कंपोनेंट, इट इज ए पैसिव कंपोनेंट, इट इज ए पैसिव कंपोनेंट। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है और दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो इट इज ए पैसिव कंपोनेंट दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज ए पैसिव कंपोनेंट दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और क्या करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है और साथ ही साथ क्या करता है, और दूसरा काम क्या है इसका, इलेक्ट्रिक करंट को अपने से होकर फ्लो होने से रोकने का काम करता है। यानी एंड अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इन इट, यानी ये अपने से होकर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने का काम करता है। तो इट इज ए पैसिव कंपोनेंट दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इन इट, ये हो गया। अच्छा इसका ये क्या होता है, इसको सिंबल, किस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये जो कैपिटल आर है इस सिंबल से हम इसको आगे जाकर के रिप्रेजेंट करेंगे हर जगह रेजिस्टेंस के। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट, इसका यूनिट होता है आपका ओम, इसका सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है, ओम। ये हो गया। मान लेते ये हमारा एक कंडक्टर है, ये लोहा का एक छड़ है, ये लोहा का एक छड़ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां से यहां तक का जो पाइप को मान लेते ये लोहा का पाइप है, ठीक है, पाइप माने खोखला पाइप नहीं है, पूरा भरा हुआ लोहा का छड़। मान लेते उस छड़ का, मान लेते ये जो मार्कर है ये लोहा का रहता है, ठीक है, मान लेते ये लोहा का है, तो ये जो गोल वाला हिस्सा दिख रहा है परिधि, है ना, तो इसका लंबाई कितना है ना इसका, तो वही है आपका ए, मान लेते ए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो क्षेत्रफल है ए है। और यहां से यहां तक का जो इसका लंबाई है, यहां से यहां तक का जो इसका लंबाई है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, वो है मान लेते ए है, ठीक है। तो इस कंडक्टर से मान लेते इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करवा रहे हैं, है ना, मान लेते इस कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए इस तरह। तो पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज सोर्स, मान लेते यहां से करंट आई दे रहे, ठीक है, करंट आई इस कंडक्टर से जा रहा है, ठीक है। तो इस करंट से जो करंट आई जा रहा है, तो इस कंडक्टर में क्या गुण क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का गुण है। तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, तब फिर इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा रो एल बाय ए, रो एल बाय ए। नियम क्या यहां पर, रो एल बाय, नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। नियम कहता है, कौन सा नियम कहता है, कमेंट में आप लोग खुद लिखिए कि ये कौन सा नियम कहता है कि करंट ए वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। तो ये कौन सा नियम कहता है, आप लोग कमेंट कीजिए। आप मुझे पता है कि आप लोगों को पता है ना। तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो भी बराबर हो जाएगा आपका आर आई। तो यहां पर आर क्या दोस्तों, वेयर आर इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी प्रोपोर्शनलिटी, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन उसको हटाए तो कांस्टेंट आए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नॉन एज, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं आगे चल करके, रेजिस्टेंस,
तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का गुण है। क्या गुण है? रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का गुण है। ऐसे तो ये इस कंडक्टर को तो आप फिर बोलेंगे क्या? रेजिस्टर। रेजिस्टेंस किसका होता है? रेजिस्टर का होता है ना। तो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है? उसका गुण है ना। तो नियम कहता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है? कैपिटल आर। वो क्या है? रेजिस्टेंस के नाम से उसको जानते हैं। और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर मैथमेटिकली वैल्यू निकालेंगे तो रो एल बाय। यहाँ पर रो क्या है? रो है आपका रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रो क्या है? वेयर रो क्या है? रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओम मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर इसका यूनिट क्या आ जाएगा? ओम मीटर। तो बस दोस्तों आपको कंडक्टर में, अच्छा यहां पर जैसे करंट का फ्लो का डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो इसमें ये जो कंडक्टर है उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। मान लेते ये लोहा का रड है तो इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर मूवमेंट करेगा? करंट इधर से जा रहा है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर मान लेते इलेक्ट्रॉन से, तो इधर मूवमेंट करेगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर दौड़ेगा करंट के दिशा के अपोजिट दिशा में। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ये सब हम लोग बचपन में पढ़े और वही सब एक बार रिवाइज करना है यहाँ पर। तो ये हो गया दोस्तों सारा रजिस्टर के बारे में। हाँ, रजिस्टर पढ़ लेंगे, इंडक्टर पढ़ लेंगे, कैपेसिटर पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ 2-3 न्यूमेरिकल भी आपको बता देंगे जो आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप वीडियो में एकदम लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो इसको ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जो हमारा सेकंड है इंडक्टर। इंडक्टर इंडक्टर देखिए, आप लोग देखे होंगे इंडक्टर कॉइल की तरह होता है, कॉइल की तरह, इस तरीके से, इस तरीके से होता है। यही है इंडक्टर का सिंबल। अच्छा, रजिस्टर का हम लोग सिंबल देने भूल गए। अगर आपका कॉपी में कहीं पर जगह होगा तो वहां पर आप लोग लिख लीजिए रजिस्टर, यहां पर पहले सिंबल लिख दीजिए इस तरीके से हैशटैग मार्क करके सिंबल, और इस तरीके से डैश दे दीजिए और वहां पर ये वाला बना दीजिए और यहां लिख दीजिए आर। ठीक है, ठीक है, यहां से करंट दे दीजिए आई, करंट दिखा दीजिए बस। और ज्यादा मन है तो यहां पर, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक का वोल्टेज भी दिखा दीजिए वी। इतना आप लोग कर लीजिएगा वहां पर। हाँ, ये क्या है? ये हमारा इंडक्टर। ये क्या है? इंडक्टर। ये क्या है? इंडक्टर। इंडक्टर का देखिए, इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर क्या होता है देखिए, देखिए इंडक्टर क्या होता है। तो इंडक्टर भी क्या है? पैसिव कंपोनेंट हो जाएगा ना। इंडक्टर क्या है? इंडक्टर एक पैसिव कंपोनेंट जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? स्टोर करता है। किस फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। नहीं फील आया? देखिए फील कैसे आएगा। देखिए ये इंडक्टर, इसको हम लोग एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, आपने क्लास 12 में पढ़ा था ना, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। नहीं पढ़ा है तो पॉलिटेक्निक में भी मैंने पढ़ाया है, वीडियो जाकर के देख लीजिए। ठीक है, लिख दीजिए गूगल में, गूगल बोल रहे यूट्यूब में, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट बाय रूपेश माथुर एजुकेशन सेंटर, वीडियो आ जाएगा। ये सब मैंने बताया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वोल्टेज। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर करंट वोल्टेज करंट का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ही इस इंडक्टर से, है ना, इस कॉइल से, ये क्या है? कॉइल। नहीं देखिए आप लोग घर का जो इंडक्शन चूल्हा में है ना, कॉइल टू वही वाला है। या फिर आपका घर में हीटर पे है, हीटर तो उसमें जो तार लपेटा हुआ वही है ना। या फिर स्प्रिंग देखे, स्प्रिंग, स्प्रिंग वही है। नहीं देखिए स्प्रिंग कहाँ होता है? जाकर के देखिए घर में साइकिल है, साइकिल में देखिए स्टेंट में लगा हुआ, स्टेंट में देखिए इतना छोटा स्प्रिंग लगा, वही है इंडक्टर, है ना। तो इंडक्टर में जैसे इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से जाएगा, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इस कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? एन। इस यहां से यहां तक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? यहां से यहां तक का ए। ठीक है, कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये जो राउंड जो आपको दिख रहा है उसका, वो भी तो एक सर्कल की तरह ही दिख रहा है ना, भले यहाँ पर आपको थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन सर्कल की तरह होता है ना, सर्कल की तरह। तो वो भी, उसका भी कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो वो मान लेते कैपिटल एन, कैपिटल ए। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? राउंड कितना किया हुआ है ना, तो वो है एन। और यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? एल। ठीक है, यहां से यहां तक का लेंथ।
तो जैसे हम करंट यहां से फ्लो करवाना शुरू किए तो इसके अंदर से करंट जाएगा, तो करंट भी अंदर से घूमने जाएगा, फिर इधर से निकल के फिर वापस करंट फिर यहां आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। तो इसके अंदर में जैसे करंट जा रहा था तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं ना। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से जाता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसे करंट दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही दी है ना, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया। आज जहां तक आपका नंबर ऑफ टर्न्स दिख रहा है, यानी जहां तक इंडक्टर तो दिख रहा है वहीं तक उसका पावर जो रहेगा, वहीं तक उसका फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो चुंबकीय प्रभाव है वहीं तक रहेगा, इधर नहीं रहेगा, इधर नहीं रहेगा, है ना। जहां तक इंडक्टर है वहीं तक रहेगा। इसका मतलब जहां पर इंडक्टर है वहीं पर मेरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करके रखा। तो ये कब हो, जैसे यहाँ पर करंट हम लोग बैटरी को क्या कर देंगे, यहाँ जैसे एक स्विच लगा देंगे, स्विच को जैसे बंद कर देंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि करंट इसके अंदर में फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो ये करंट को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो उसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, पैसिव कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल इंडक्टर is a passive component। इंडक्टर क्या है, पैसिव कंपोनेंट है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है दोस्तों, स्टोर करता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, बस ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब जो इंडक्टर, अब जैसे इंडक्टेंस, ये तो क्षमता है ना, किसी का गुण है, ये गुण है किसी का, किसका गुण है, इंडक्टर का गुण है। तो ये जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस, ये जो वैल्यू है ना, एल का जो ये एल माने लेंथ हो गया, लेकिन इंडक्टेंस का इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इंडक्टेंस वैल्यू। इंडक्टेंस वैल्यू जो हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे उस समय, है ना, इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ एन इंडक्टर इज डिनोटेड बाय, या फिर रिप्रेजेंटेड बाय किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एल से। कैपिटल एल जो, ये जो एल का वैल्यू है, जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस का आपको वैल्यू बताया कितना होता है, रो एल बटा ए, यही वाला फॉर्मूला तो हमको न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। उसी तरह से एल का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। आपका मन में ये वाला मैंने क्वेश्चन उठ रहा है, हाँ होना चाहिए। तो ये जो इंडक्टेंस वैल्यू एल है, एल है ना, इज डिपेंड, एल जो है ना वो एल डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर्स, कंस्ट्रक्शनल छोड़ दीजिए, इस वर्ड को हटाइए, किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कितना राउंड है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर, है ना। जैसे मान लेते हैं ये वाला कई राउंड हुआ, एक ही राउंड हुआ, कई राउंड हुआ, दो राउंड हुआ, एक दो, कई राउंड हुआ, एक दो तीन चार राउंड हुआ, तो चार का इसमें एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू 4 हो जाएगा, वही वाला बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, कॉमा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा, कैपिटल ए पर, और नंबर ऑफ टर्न्स में आप लोग एन भी लिख दीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पर डिपेंड करेगा, एंड लेंथ ऑफ द इंडक्टर, LNGTH, लेंथ ऑफ द इंडक्टर, इंडक्टर की लंबाई पर भी डिपेंड करेगा, स्मॉल एल पर, है ना। तो स्मॉल एल पर भी डिपेंड करेगा, तो इसलिए तो आपका एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल बराबर, या फिर एल का वैल्यू ये सीधे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, या फिर पहले ये वाला लिख लीजिए, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहां पर मतलब होगा कि एल डिपेंड करता है किस पर, एन पर, और किस पर, ए पर, और किस पर, एल पर, लेकिन एल यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, एल क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर जो एन स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ए पर, एन स्क्वायर ए बटा एल। अब जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे म्यू। म्यू क्या है, मीडियम कांस्टेंट, यानी ये क्या है, मीडियम कांस्टेंट है। म्यू क्या है, मीडियम कांस्टेंट, वेयर
म्यू क्या है? मीडियम कांस्टेंट, ठीक है, म्यू क्या है? मीडियम कांस्टेंट। तो म्यू एन स्क्वायर ए बटा एल, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अच्छा, नियम कुछ दूसरा कुछ कहता है, नियम भी कुछ कहता है। क्या नियम कहता है? जिस तरीके से हमने क्या देखा रजिस्टर में देखा था, नियम कुछ और कह रहा था, ओम्स लॉ, उसी तरह से यहां पर भी एक नियम कहता है। यहां पर नियम कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग इधर ले देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को इधर ले देते हैं। नियम कहता है कि यहां पर डी बटा डी टी, ठीक है, ठीक है। तो नियम कहता है, लो इसके नीचे में लिखना है, नियम कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जैसे हम लोग जैसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े है ना, फेराडे लो पढ़ा ना, हाँ पढ़ा है, लेंस लो भी पढ़ा है। तो वहां पर नियम कहता है कि ये जो जैसे यहाँ पर वोल्टेज दिए, करंट दिए, तो यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, या फिर एक और है, जैसे हमने फेराडे लो में आपको पढ़ाया था कि अगर इसके चारों तरफ हम लोग माने इसके एन पोल, एस पोल और एक कॉइल को रख देंगे, तो यहाँ पर कॉइल कितना नंबर टर्न्स का? एक नंबर ऑफ टर्न्स का है, यानी ये एक राउंड दिख रहा है। अगर मान लेते यहाँ पर हम गोटा गोटी को कॉइल को रख देते, मान लेते है ना, अगर गोटा गोटी हम एक कॉइल को रख देते है ना, तो बोलिए जैसे हम लोग इस कॉइल को या फिर इस मैग्नेट को इस कॉइल के आगे पीछे मूवमेंट करवाते है ना, इस मैग्नेट को हम आगे पीछे हिला रहे, या फिर इस कॉइल को ही हम आगे ऊपर नीचे हम इसको नचा रहे, तो नचाने से क्या होगा? इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वोल्टेज, ईएमएफ, ठीक है। क्या होता है ईएमएफ का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, इसी को कहीं कहीं पर कैपिटल ई भी लिखा जाता है, या फिर कहीं कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ई नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे। तो ये जो भी जो हो गया, ये भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी आई बाई डी टी। ये नियम कहता है ना, ये नियम कहता है, फेराडे का सेकंड नियम कहता है, दूसरा नियम, फेराडे का दूसरा नियम, है ना। तो नियम कहता है कि जो आपका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी आई बटा डी टी, है ना। तो ये हो गया, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा। क्या कांस्टेंट आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? एल डी आई बटा डी टी। ये भी फॉर्मूला काम देगा, ये भी फॉर्मूला। तो भी बराबर हो जाएगा एल डी आई बटा डी टी, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, इंडक्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इंडक्टर में हमने क्या क्या देखा? इंडक्टर का सिंबल हमने देखा, क्या सिंबल होता है? ये वाला कॉइल जहां रहेगा, समझ लीजिए वो रजिस्टर भी नहीं दिया, वो कैपेसिटर भी नहीं दिया, वो क्या दिया? इंडक्टर दिया है। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा इसका मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? किस लेटर से? कैपिटल एल से। किस ये जो एल जो इंडक्टेंस वैल्यू है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, एल पर डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। किस क्या उसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये म्यू क्या हो जाएगा? मीडियम कांस्टेंट हो जाएगा। कोई पूछेगा म्यू क्या बताओ, तो आप लोग बताइए मीडियम कांस्टेंट या फिर परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। म्यू का आप एक और नाम याद कर लीजिए, परमिएबिलिटी ऑफ क्या? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। देखिए ये सब जो म्यू होता है, म्यू नॉट होता है, के होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस होता है, ये सब सारा 12 का चीज है ना, 11 12 का चीज है। तो वो सब हम लोग ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ इतना हो गया दोस्तों, ये इंडक्टर का काम खत्म हो गया, फॉर्मूला दोनों याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे कैपेसिटर, उसके बाद हम लोग कुछ एक दो न्यूमेरिकल आपको बता देंगे। तो दोस्तों हमने रजिस्टर देख लिया, इंडक्टर देख लिया, तीसरा हमारा जो बचा वो हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर रहता कहाँ है आपने देखा? कैपेसिटर जैसे मैंने आपको इंडक्टर बताया, इंडक्टर कहाँ पाया जाए? इंडक्शन जो घर का इंडक्शन चूल्हा है उसमें भी होता है, हीटर में भी होता है, जो है ना, बहुत जगह होता है। ये कैपेसिटर क्या होता है? सीलिंग फैन देखिएगा, घर का सीलिंग फैन कभी मान लेते हैं, या फिर आप लोग कभी मिस्त्री दुकान में जाइए, है ना, जहां पर फैन वगैरह बनता है, वहां देखिए इतना छोटा छोटा सफेद सफेद रहता है। बच्चे सोचते हैं, हम लोग भी छोटा जब थे, जब पढ़े नहीं थे, तो हम लोग सोचते थे कि पापा वो बैटरी है क्या? पंखा में बैटरी भी रहता है सफेद सफेद, है ना। तो फिर बाद में पता चला, अच्छा वो उसको हम लोग ऐसे खोटा भाषा या फिर देहात का भाषा में हम लोग बोलते हैं उसको कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर, है ना। बोलते हैं ना पंखा धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब उसका कंडेंसर तो खराब हो गया, या फिर कंडेंसर तो अब खत्म होने लगा, अब उसका कंडेंसर यदि नया लगा देंगे तो और स्पीड घूमने लगा। क्यों? क्योंकि वो जो कंडेंसर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर नहीं कर पा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ही स्टोर नहीं होगा तो फिर मेरा कंटिन्यू कैसे चलेगा? क्योंकि फैन में कंडेंसर यानी कैपेसिटर वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है ना, चार्ज के फॉर्म में, और क्या करता है? फैन को लगातार घुमाता है, लगातार कंटिन्यूअस, है ना। तो वही हो गया, इसका यूज कहां था? फैन में होता है, सीलिंग फैन में।
जितना भी घूमने वाला चीज है, जितना भी, वहां पर कैपेसिटर का यूज होता है। तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर इज अ पैसिव कंपोनेंट। ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है। देखिए ये समझो ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉस नहीं करता है। जैसे इंडक्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप जितना दिए वो उतना भी दे देगा फिर से, कैपेसिटर जितना दिए उतना फिर से दे देगा। लेकिन जो रजिस्टर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, खत्म कर देगा, जिस कारण से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ह्रास होता है, लॉस होता है। किसमें, रजिस्टर में, बाकी दूसरा में नहीं होता है। तो कैपेसिटर इज ए पैसिव कंपोनेंट दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर करता है, चार्ज के फॉर्म में। चार्ज कैसे स्टोर करता है, चार्ज के फॉर्म में। मैं डायग्राम छाप के आपको बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है। और क्या करता है ये जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगा, है ना, सी, और साथ ही साथ कैपेसिटर बनता कैसे है, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, ठीक है, हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल नहीं समझ में आ रहा, मैं अभी समझा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेपरेशन बिटवीन देम, यानी दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी दूरियां होगी, है ना, वो भी डी, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, दो प्लेट से बनता है, जैसा डायग्राम देखिए। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय देखिए, कैपेसिटर को रिप्रेजेंट नहीं करते, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, कैपिटल सी, ठीक है। तो इसमें इसका डायग्राम कैसे होगा, जैसे बताना है ना कि कैसे उसका ये क्या बोलते हैं, चार्ज को कैसे स्टोर करता है ना। और जबकि हमने इंडक्टर में क्या देखा था, क्या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। देखिए ये हो गया दो प्लेट, है ना, ये एक प्लेट हो गया और ये एक प्लेट हो गया, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन कैपिटल स्मॉल डी या फिर कैपिटल डी भी मान सकते हैं। और ये जो चौड़ाई आपको दिख रहा है प्लेट का चौड़ाई, वो कितना है, ए, वो कितना है, ए, ये भी ए, ठीक है, चौड़ाई कितना, ए। बस ये दो ही वो चीजों पर डिपेंड करता है। ये ए क्या है इसका, ये क्या है इसका कंस्ट्रक्शन पर, है ना, कि कैसा कंस्ट्रक्शन है, गोल है या फिर चपटा है, तो चपटा है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, फिर दोनों के बीच का सटा कर रख दिए है ना, थोड़ा सा दूरी में है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, सी, है ना, ये जो सी है ना, सी डिपेंड करता है जो कैपेसिटेंस वैल्यू है। अभी बताऊंगा कि कैसे चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस जो वैल्यू है, वैल्यू इज डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शनल, डिपेंड अपॉन क्या, सेपरेशन, डिपेंड अपॉन सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स एंड कंस्ट्रक्शन यानी ए, यानी दैट इज, ये जो सी है वो डिपेंड करेगा ए बटा डी। कहने का मतलब, अगर हम लोग इस जैसे दिखा दे कैसे, अगर मान लेते इस दोनों को हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये वोल्टेज सोर्स, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे ये पॉजिटिव है ना, तो ये प्लेट जिस प्लेट पर टकराएगा उस प्लेट पर ये कौन सा चार्ज बना देगा, पॉजिटिव। तो हम लोग ए को बाहर में लिख रहे, और पॉजिटिव चार्ज यहां दिखा रहे। देखिए अब इस प्लेट में स्टोर हुआ चार्ज किस फॉर्म में, माने इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में, करंट किस फॉर्म में स्टोर हुआ, चार्ज के फॉर्म में। देखिए क्यू ही करंट होता है ना, ये प्लस और इधर फिर जैसे, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ कौन सा फील्ड बनेगा, यहाँ नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। तो ये देखिए दोनों में क्या आ गया, चार्ज आ गया, और दोनों प्लेट के अंदर में क्या घुस गया, चार्ज घुस गया, चार्ज, बहुत सारा चार्ज आकर के जमा हो गया, है ना, जमा हो गया। तो दोनों प्लेट में चार्ज बढ़ गया, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम करंट दिए, तो करंट को किस फॉर्म में स्टोर करके रख लिया, चार्ज के फॉर्म में, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, दो ही तरह के चार्ज होते हैं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, ठीक है। तो यहां से इस जो एरिया, ये खाली जगह में कितना वो क्या कर सकता है, उसका कैपेसिटेंस कितना है ना। देखिए साथ ही साथ अगर इस डिस्टेंस को अगर बढ़ा देंगे, अगर हम प्लेट को ज्यादा दूर में रख देंगे, है ना, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस यानी जो चार्ज को
स्टोर करने का जो क्षमता है वो घट जाएगा। अगर दूर दूर में रख रहे तो मेरा खाली पॉजिटिव मिल रहा है, और पॉजिटिव के साथ साथ में उसका छोटा भाई नेगेटिव भी चाहिए, है ना। अगर आप दो भाई को दूर में कर देंगे तो दोनों के बीच में रिश्ता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिश्ता जो गहराई था वो कम हो गया, यानी जो कैपेसिटेंस का वैल्यू था वो कम हो गया, है ना। तो उसको क्या करना, नजदीक नजदीक रखना होगा। ठीक है, दोनों एक ही घर में रहो, आराम से दोनों एक ही साथ जहां जाना है, आने जाना है तो एक ही साथ जाओ, है ना। पढ़ना है एक ही साथ कॉलेज में जाओ, तब क्या होगा, उसके बीच में जो जो अच्छा उसका जो रिश्ता है वो और गहरा होते जाएगा और मजबूत होगा, यानी जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है और बढ़ते जाएगा। तो अगर हम डिस्टेंस को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस को अगर हम दूर दूर कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो मेरा कैपेसिटेंस वैल्यू घट जाएगा। और साथ ही साथ अगर ये प्लेट, अगर हम मोटा मोटा प्लेट लेंगे, है ना, तो मेरा वो जो चार्ज स्टोर इसमें और भी ज्यादा प्लस 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 आ सकता है ना। इसमें भी अगर हम और मोटा यदि प्लेट कर देंगे तो और भी माइनस 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 चार्ज आते रहेगा। यानी इसका अगर हम लोग प्लेट का चौड़ाई को बढ़ाएंगे, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो मेरा कैपेसिटेंस है वो भी इंक्रीज करेगा, हाँ, है ना। तो ये हो गया। तो यहां से अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे, है ना, तो अब आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पर चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, तो ये जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो C बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, A, है ना। उससे पहले जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन को हटाए तो A एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन सिंपल से एप्सिलॉन लिख दीजिए, A एप्सिलॉन बटा D। यहाँ पर जो एप्सिलॉन है, वेयर ये जो एप्सिलॉन, या आप इस तरीके से लिखिए या फिर आप इस तरीके से E लिखिए, सेम है, ठीक है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक, ये भी 12 का चीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू अगर कोई पूछेगा, है ना, इसका वैल्यू, तो उसको बताइएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 8.854 गुना 10 का पावर -12 हेनरी बटा मीटर। देखिए मैंने यहाँ पर इसका यूनिट लिख रहा हूं, जिसको इसको डिनोट किससे करते हैं, C से डिनोट करते हैं। लिखिए कहीं पर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C, और इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है हेनरी, कैपिटल H, हेनरी। वहां पर देखिए मैंने इंडक्टर में उसका ये कैपेसिटर है ना, सॉरी कैपेसिटर में फेराड होता है, फेराड, कैपिटल F, फेराड। देखिए मैंने जो इंडक्टर में अभी अभी पढ़ाया, वहां पर अगर आपका कहीं पर एक जगह बच रहा है, कहीं पर एक जगह बचा होगा, तो एक लाइन वहां पर लिख दीजिए, SI यूनिट ऑफ क्या, इंडक्टर, इंडक्टेंस, SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा उसका SI यूनिट, H। ये वाला लिख दीजिए, कहीं पर अगर जगह होगा, एक लाइन का जगह होगा तो ये वाला लिख दीजिए स्टार बना करके, SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, एल का SI यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी, हेनरी। ये वाला कहीं पर अगर एक लाइन जगह होगा तो लिख लीजिए, यहाँ भूल गए। तो SI यूनिट किसका हो गया, कैपेसिटेंस का क्या हो गया, फेराड हो गया, ठीक है। तो और ये वाला भी फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया, अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा। नियम क्या कहता है, सुनिए नियम, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए नियम क्या कहता है, सुनिए, नियम कहता है, नियम क्या कहता है, लो, नियम कहता है कि ये जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये जो आपका Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी अगर हम वोल्टेज को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, सही बात है, सही बात है ना। अगर हम करंट ज्यादा देंगे, वोल्टेज ज्यादा देने का क्या मतलब है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट ज्यादा होगा। तो अगर हम वोल्टेज ज्यादा देंगे तो यहाँ से करंट भी बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगेगा, करंट बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो यहाँ पर चार्ज भी ज्यादा मात्रा में स्टोर होगा, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर हम लोग करंट ज्यादा यहाँ पर इससे होकर जाएगा प्लेट में तो ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। हाँ, अगर ज्यादा चार्ज स्टोर होगा तो मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा। चार्ज अभी क्या लिखा था, एरिया बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो वही अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, हाँ, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर नियम कहता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो मेरा चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो मेरा कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा C। तो ये हो गया आपका C बराबर में Q बटा V। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला नियम के अनुसार। नियम कहता है ये। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूला याद करना है, न्यूमेरिकल में काम देगा। एक और फॉर्मूला काम याद करना है, अगर ये Q ये बड़ा वैल्यू है, अगर हमको छोटा वैल्यू चाहिए तो इसका कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dq बटा dt, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो C dv बटा dt। अब बोलिए रेट ऑफ चार्ज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो आई बराबर हो जाएगा सी डीवी बटा डी, है ना। यहाँ पर वी क्या वोल्टेज है, वॉल्यूम नहीं समझिएगा, वोल्टेज। और वी मतलब वेलोसिटी भी बहुत बच्चे समझ लेते है ना। तब फिर वेलोसिटी सर यहाँ पर चार्ज बटा टाइम, सर आपने करंट लिखा सर, तो उसी तरीके से सर वेलोसिटी बटा टाइम एक्सेलरेशन भी होता है। वाह, काफी तेजस्वी लोग हैं। सर वेलोसिटी बटा टाइम भी तो एक्सेलरेशन भी होता था। हाँ, यहाँ पर ए लिख दिया, हाँ आई बराबर सी ए लिख दीजिए। तो यहाँ पर इसलिए बोल रहे कि वी माने वेलोसिटी या फिर वॉल्यूम नहीं समझ लीजिए, वी माने यहाँ पर अभी दिखाया ना वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज है ना। तो वोल्टेज बटा टाइम कुछ नहीं होता है ना। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको कैपेसिटेंस के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया है, उसका फॉर्मूला जो भी आपका रिलेटेड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और अभी न्यूमेरिकल में भी काम देगा, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये हमने क्यों किया ये वाला, क्योंकि अगर मान लेते क्यू का वैल्यू बड़ा है 50 एम्पियर 100 एम्पियर है ना, क्यू का वैल्यू सॉरी वो तो करंट में होता है 50 कुलम 100 कुलम है ना, ज्यादा वैल्यू है तो उसको हम लोग छोटा करने के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन किया जाता है बड़ा वैल्यू को छोटा करने के लिए। इंटीग्रेशन क्यों किया जाता है, इंटीग्रेशन तो छोटा वैल्यू को बड़ा करने के लिए है ना। तो इसलिए बड़ा वैल्यू था, अगर छोटा करना है तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, डीक्यू बटा dt सी डीवी बटा dt। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, चार्ज बटा टाइम करंट होता है सी डीवी बटा dt। बस इतना फॉर्मूला आप लोग याद करें। हाँ, अब जाते जाते एक दो को न्यूमेरिकल भी आपको बता देते हैं ताकि कुछ काम आ जाए। तो दोस्तों देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए तो थोड़ा पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से आसान क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है। लिखा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 1 रेजिस्टिविटी दे दिया है 1.6 × 10 का पावर -8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ना ओम मीटर। हाँ, तो क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस निकालने, किसका रेजिस्टेंस निकालने बोल रहा है, एल्यूमिनियम को। मान लेते मेरा पास एक एल्यूमिनियम का रोड है, मान लेते मेरा पास एक एल्यूमिनियम का रोड है ना। तो एल्यूमिनियम का रोड से मान लेते करंट जा रहा है इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव, तभी ना वो करंट को अपोज करेगा, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस है ना, और इधर से करंट फिर निकल रहा है। तो ये एल्यूमिनियम का रोड का लेंथ कितना दे दिया, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रोड इज 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का लेंथ कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर है ना। और क्या दे दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रहा है, ये जो मोटाई दिख रहा है, ये कितना दे दिया, ए बराबर कितना दे दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे दिया, रेजिस्टिविटी, यानी आपको गिवन में क्या दे दिया, रो दे दिया, रो कितना दे दिया 1.6 × 10 का पावर -8 है ना। और जो भी डाटा लिखा है उसको आप यहाँ भी माने तो लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। और क्या लिखा है, ए दिया है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, निकालने क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस यानी आर का वैल्यू निकालने बोल रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे, अगर आप लोग सकिएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आंसर मेरा से पहले बना करके। हो गया। हाँ, तो देखते हैं इसका रेजिस्टिविटी भी दे दिया है, एल भी दे दिया। देखिए बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, बच्चे सोच रहे इतना आसान क्वेश्चन। हाँ, हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं, सिंस हम लोग फॉर्मूला जानते हैं आर बराबर रो एल बटा ए। वाह, पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। हाँ, रो का वैल्यू दे दिया है, एल का वैल्यू दे दिया, ए का वैल्यू दे दिया, बस खत्म, आंसर आ गया। गलत कैसे हो गया, गलत इस कारण से हो गया कि रेजिस्टिविटी किस यूनिट में दिया है, ओम मीटर। ओम छोड़ दिया, किस में दिया है, मीटर में दिया है। बाकी डाटा किस में दिया, सेंटीमीटर में दिया। तो क्या एक जाति का लग रहा है, झगड़ा हो जाएगा, एक जाति का नहीं ना लग रहा है, झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए क्या कीजिए, सबसे पहले एक जाति का कर लीजिए, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, 10 × 10 का पावर -2 मीटर है ना। होता है ना, -2 कैसे हो गया नहीं समझ में आ रहा, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। 10 बटा 100 मीटर हुआ ना, तो हटा दीजिए, तो ये हो गया 0.1 मीटर, या फिर वही हुआ 0.1 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 1 × 10 का पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 तो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -1 मीटर काम देगा। इस तरीके से नोटेशन में लिखिए है ना, तो काम देगा आगे जाके, यानी फैक्टर में है ना। उसके बाद ये जो सेंटीमीटर में दिया उसको भी मीटर में लिख लीजिए, तो 1 गुना हो जाएगा 10 का पावर -4। नहीं समझ में आया, देखिए 1/1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। कई को सेंटीमीटर दिया है, स्क्वायर वाला, यानी या फिर उतना है, छोड़िए ना, सेंटीमीटर को हम लोग बदल दिए मीटर में, 1/100 स्क्वायर चढ़ा दीजिए, स्क्वायर हो गया 1 तो 2 0 का स्क्वायर 4 को 0, तो ये हो गया 1 × 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर भी दीजिए। हाँ, रेजिस्टेंस निकाले, बस हो गया आंसर में, मिला दीजिए आंसर में। तो ये हो गया रो का वैल्यू 1.6 × 10 का पावर -8 गुना एल का वैल्यू कितना हो गया 1 × 10 का 1 × 10 का पावर -1 और बटा में ए कितना हो गया 1 × 10 का पावर -4। पॉइंट हटाए, नीचे में 1 10 आ गया, तो कुछ नहीं कीजिए, 1 10 आया ना, तो 16 हो जाएगा ऊपर में, गुना 10 का पावर -8 गुना 10 का पावर में -1 गुना 10 का पावर में, देखिए क्या करना है, देखिए 10 का पावर में -4 है, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर में +4 जाएगा, गुना 10 का पावर में यहाँ पर +1 है तो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर में -1 हो जाएगा। हाँ, तो कुछ नहीं, मैंने +1 ही था ना,
तो ये ऊपर जाए तो 10 का पावर -1 हो जाएगा। नीचे में कुछ बचा नहीं बचा, तो बस सिंपल से इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 16 गुना 8 जो माइनस में यानी जो एक जाति का उसको एक साथ जोड़िए, जैसे -8 -1 तो 8 9 और 1 10 -10 और गुना 10 का पावर 4। अब इसको कीजिए तो 16 गुना 10 का पावर 10 में 4 क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस में 6, तो ये हो गया आपका इतना ओम। तो 16 गुना 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 कुछ याद आ रहा है? मिली, माइक्रो, पिको कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो 10 का पावर में -6 जो है -6 उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर -6 मीटर बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर। तो इसको और करके हम ये भी लिख सकते हैं, आर का वैल्यू 16 माइक्रो ओम, ये भी लिख सकते हैं 16 माइक्रो ओम, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको अगर माने तो कुछ नहीं कीजिए, है ना। अगर आपको 16 नहीं लिखना, एक के बाद पॉइंट लिखना है, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 1.6 और हम लोग क्या किए एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाए, है ना। तो हम क्या किए दाहिना बार से आए। देखिए मैं आपको डिजिट मैंने डेसिमल बैठाने का ट्रिक समझाता हूं। मान लेते क्वेश्चन में दिया हुआ है 1777.0333, है ना, गुना 10 का पावर लिख दिया 4, ठीक है। तो आपका मन है कि हम यहां पर पॉइंट लाना चाहते हैं, 1 पॉइंट इस तरीके से करना चाहते हैं, 1.777 जो है वो आगे चलेगा, गुना 10 का पावर 4 है, तो इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं 1 पॉइंट करना चाहते हैं, यानी कई डिजिट हम आगे आना चाहते हैं, 1 2 3 डिजिट, तो 3 डिजिट हम बायां तरफ से आगे जा रहे हैं ना दाहिना तरफ से आगे जा रहे हैं। तो देखिए हम इस पॉइंट को आगे इधर घसका रहे, यानी मेरा कौन हाथ काम कर रहा है दाहिना हाथ, तो दाहिना हाथ मेरा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, जैसी बात है दाहिना हाथ मेरा पॉजिटिव होता है, तो बस कई डिजिट आगे आए उतना डिजिट बढ़ा दीजिए, प्लस कर दीजिए, कई डिजिट 1 2 3, तो हो जाएगा 1.77 गुना 10 का पावर में 7। हाँ, अगर ऐसा रहता क्वेश्चन, ऐसा रहता 0.3312 पॉइंट नहीं गुना 10 का पावर -6 और आपका मन करता, है ना, आपका मन करता, या फिर इसको क्या करिए, इसको अभी हाँ ठीक है ऐसे रहने दीजिए, या आपका मन कर रहा है कि हम 0 पॉइंट नहीं करना चाहते, हम 3 पॉइंट करना चाहते हैं, तो 3 पॉइंट, तो आप बोलिए आप पॉइंट को हमको इधर से आगे लगना है, एक डिजिट आगे करना है ना इधर से करना है, तो इधर तो मेरा पॉइंट नहीं दिख रहा है, हमको इधर से पॉइंट आगे करना है, यानी मेरा कौन सा हाथ काम करेगा बायां हाथ, तो बायां हाथ यानी के डिजिट हमको आगे जाना है, एक डिजिट यानी 3 पॉइंट हमको करना है, 3 गुना 10 का पावर -6 है, तो कौन सा हाथ से किए बायां हाथ से, तो बायां हाथ मेरा पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो एक क्या करना है माइनस कर दीजिए -1, तो 3.3 गुना 10 का पावर हो जाएगा -7, है ना। तो देखिए जब भी बायां हाथ से ऐसा काम कीजिएगा तो हमेशा माइनस कीजिए, जो डिजिट एक डिजिट तो 1 को -1, 2 डिजिट का तो 2 को -1, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर किए, वही वाला यहाँ पर किए, क्या किए वही क्या किए यहाँ पर हम वही किए कि 16, देखिए 16 इस तरीके से था, 16 आपको दिख रहा है, आप बोल के यहाँ तो पॉइंट नहीं है, ये इस तरीके से 16.000 इस तरीके से होगा गुना 10 का पावर -6। अब बोलिए पॉइंट को हमको एक डिजिट इधर से घसकाना है, तो 1.6 गुना 10 का पावर हो जाएगा -6 और ए को प्लस करना है तो +1, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -5। समझ में आ रहा है? तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और लास्ट में ओम लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर एक नंबर काट लेगा। आप लोग बोलेगा कि इतना बनाने के बाद फिर भी एक नंबर काट ले रहा, हाँ उसका काटने का अधिकार है, आप उसका यूनिट नहीं लिखे एकदम काट लेगा। तो ये दोस्तों एक हमने रजिस्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया, आप एक और आपको इंडक्टर से रिलेटेड भी देते और एक कैपेसिटर से भी रिलेटेड दे देते, तो आपका मन है तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारे स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लग गया, ये आपका कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पढ़िए तो क्या लिखा है, अगर बनाने सकेगा तो वीडियो को पॉज करके खुद से वो बना करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। लिख रहा है कि एक कैपेसिटर हैज 20 माइक्रो कूलम्ब चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस इट 24 वोल्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब डाटा दिया हुआ है। कैपेसिटर है, कैपेसिटर कैसा होता है, दो को प्लेट होता है, उसमें दोनों के बीच का डिस्टेंस को ज्यादा नहीं रखेंगे, कम रखेंगे, तभी मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ता है। इधर पॉजिटिव 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 होता है, इधर नेगेटिव 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 है। हाँ ये मेरा कैपेसिटर बन गया। कैपेसिटर में क्या है 20 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है, यानी गिवन में क्या क्या दे दिया है, चार्ज कितना दे दिया मेरे पास, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू लिख देते हैं, कितना 20 माइक्रोकूलम्ब। और क्या दे दिया वोल्टेज, वोल्टेज को 20 से डिनोट करते हैं 24 वोल्ट। और क्या दे दिया है कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालने बोल रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, एकदम फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, हाँ सर जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सी बराबर होता है क्यू बटा वी,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, किसका, वोल्टेज का। तो Q बराबर हो जाएगा C V, वही बताया था ना। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V, वही से लिए ये वाला। तो Q का वैल्यू कितना है 20 माइक्रो कूलम, वो तो देखबे नहीं करेगा इतना, 20 बटा 24 हो गया आंसर। सर कैलकुलेट करके दे देगा, सर ये हो गया आंसर, गलत हो जाएगा। क्यों, इतना यदि आसान रहता तो यहाँ पर दिया किस लिए, देखने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए। जब भी कूलम माइक्रो में दिया रहेगा यानी माइक्रो कूलम, तो उसको कूलम में चेंज कर लीजिए, क्योंकि चार्ज का SI यूनिट माइक्रो कूलम नहीं होता है, ओनली कूलम होता है। तो 20 गुना 10 का पावर में -6 कूलम, माइक्रो का मतलब 10 का पावर -6। आप बैठाइए 20 गुना 10 का पावर -6 बटा कितना 24। अब इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो रहा है, हम लोग अपने करके रखे हुए हैं, कितना आया था, कितना है बोलिए, 0.83 गुना 10 का पावर में -6। कुछ नहीं कीजिए, अगर मन है तो 0.83 माइक्रो कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या था, फैराड, तो माइक्रो फैराड। ये भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। क्योंकि 10 का पावर -6 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, 10 का पावर -6 को फैराड बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, फैराड। तो ये हो गया आपका 10 का पावर -6 को फैराड माइक्रो लिख दो तो 0.83 माइक्रो फैराड, ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब लास्ट एक देख लेते हैं हम लोग, इंडक्टर का भी एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, और डिट्टो इसी तरीके से आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है आपके स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इंडक्टर से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडक्टर का लिखा है क्वेश्चन कि 50 गो उसमें टर्न है और उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको उसका कैपेसिटेंस, यहाँ पर इंडक्टेंस वैल्यू निकालने हो रहा है, इंडक्टेंस, फाइंड इट्स इंडक्टेंस वैल्यू इफ मीडियम इज एयर। अगर मीडियम क्या है मेरा, एयर है, ठीक है, कौन सा मीडियम है, एयर है। तो इसका अगर आप लोग सकेंगे तो बना करके देखिए, इसका कुछ मैं हिंट्स दे देता हूं, जैसे गिवन क्या क्या दिया है। देखिए क्या है, इंडक्टर है, यानी सबसे पहले तो एक इंडक्टर छाप लेते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज सोर्स, करंट क्या जाएगा, आई जाने लगेगा, करंट आई जाने लगेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितना n है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, l है, l का वैल्यू कितना दे दिया है, l का वैल्यू दे दिया आपका दोस्तों 5 सेंटीमीटर। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है कैपिटल A, उसका वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ ही साथ और क्या दे दिया है दोस्तों, 50 गो नंबर ऑफ टर्न्स यानी n का वैल्यू दे दिया है 50। तो आपको निकालने क्या बोल रहा है, उसका l का वैल्यू निकालने बोल रहा है, इंडक्टेंस का वैल्यू, है ना। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L बराबर क्या होता है, n स्क्वायर A बटा L। उससे पहले म्यू भी लिख लीजिए, म्यू n स्क्वायर A बटा L, है ना। तो म्यू क्या है यहाँ पर, मीडियम कांस्टेंट, और मीडियम कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, कितना दे दिया है, ऐसे दिया नहीं लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दे दिया, क्या, एयर। और एयर में जो मीडियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो 1 होता है, फॉर एयर। निर्वात यानी वैक्यूम में भी 1 ही होता है, फॉर एयर, है ना। ये सब हिंट्स दिया रहता है क्वेश्चन, किसी किसी क्वेश्चन में आपको म्यू का वैल्यू ये दे देगा 1, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो म्यू है ना, म्यू है ना, ये म्यू जो है ना, ये दो चीजों का गुणनफल होता है, म्यू नॉट और म्यू आर का, है ना। तो ये जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं, म्यू नॉट को बोलते हैं, ये सारा चीज 12 का है ना, म्यू नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी आप लोग को उतना याद रखने की जरूरत नहीं, खाली इसका वैल्यू याद रख लीजिए, ये कांस्टेंट होती है, सारा क्वेश्चन के लिए यही वैल्यू होगा, हेनरी पर मीटर, है ना। और ये जो म्यू आर है, ये जो म्यू आर है, इसका वैल्यू 1 होता है, किसके लिए, एयर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, मीडियम एयर है ना। निर्वात के लिए भी, वैक्यूम के लिए भी 1 ही होगा, बस इतना आप लोग खाली याद करके रख लीजिए, सारा 12 का है, आपको जरूरत नहीं है सब। तो म्यू को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, बाकी सब जस का तस, बस। म्यू नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई गुणा 10 का पावर -7, म्यू आर का वैल्यू 1, n स्क्वायर कितना है 50 का स्क्वायर, a कितना है 12 गुणा 10 का पावर -4, और बटे में हो जाएगा आपका l कितना है 5 गुणा 10 का पावर -2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको कंप्लीट आंसर बता देता हूं, सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटर से करके बता देता हूं कितना हो रहा है। तो दोस्तों इतना आ रहा है l का वैल्यू, यानी पूरा ओवरऑल कैलकुलेटर से हम सॉल्व करने के बाद। तो देखिए ये 10 का पावर -5 है ना, हम लोग चाह रहे कि ये नजदीक में आ जाए किसका, 10 का पावर -6 का, ताकि हम क्या करेंगे उसको माइक्रो में कन्वर्ट कर देंगे। आप इतना भी लिख करके हेनरी लिख करके आंसर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है ना, लेकिन हम चाह रहे कि इसको और बढ़िया दिखाए। तो ये जो पॉइंट है उसको एक घसका देते हैं, 75.39
तो 39 है, इसको सीधा सीधे हम लोग लिख देते हैं 39 को 40 से लिख देते हैं, गुणा 10 का पावर में -5 है, बाएं हाथ से उधर जा रहे हैं यानी माइनस एक और बढ़ जाएगा यानी -5 -1। हाँ तो ये इसको सीधा सीधे हम -6 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 75.40 माइक्रो लिख देते हैं और इंडक्टेंस का क्या होता है ऐसा यूनिट, हेनरी। बस हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको लगभग तीनों का एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता दिया हूं, तो इतना आप लोग कर लीजिए, एग्जाम में आपका काफी अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड तो इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, इस तरीके का और भी वीडियो आपको चाहिए समय समय पर, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ही लीजिए, एकदम 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला और भी आपका सिलेबस का वीडियो मैं आपको इस चैनल पर जरूर देता रहूंगा, है ना, अपलोड करता रहूंगा, है ना। 3 सब्जेक्ट तो शुरू करिए दिए, एक सब्जेक्ट को हम लोग बीच में शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन वो सब थोड़ा बेसिक पहले जानने के बाद ही वो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया तो, और जो भी मन में अगर कोई डाउट है, कोई कहीं पर अगर कोई सवाल आपके मन में जो आप कहीं पर पढ़े नेट वगैरह से और नहीं समझ में आया, तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको वहीं पर समझाने का प्रयास करूंगा रिप्लाई दे करके। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।